नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीति के बारे में तो जरूर सुना होगा। हमें बार बार ये जताया गया है कि मोदी जी और अमित शाह इतने स्मार्ट हैं, इतने चतुर हैं कि वो चाणक्य के नक्शे कदम पर चलकर सारे इलेक्शन जीतते चले जाते हैं। चाणक्य नीति के जो 3 पॉइंट्स बीजेपी या यूं कहिए अमित शाह जी फॉलो करते हैं, वो है पहला कि जीत ही सब कुछ है। उसको हासिल करने के लिए आप कोई भी तौर तरीके अपना सकते हैं। एंड्स जस्टिफाइज द मीन, जो अंत है, अंतिम रिजल्ट है, वो ही माने रखता है। और तीसरा पॉइंट है कि आप दौलत और पावर को लेने के लिए कोई भी तौर तरीका अपनाएं, वो जस्टिफाइड है। अब इन नीतियों को इलेक्शन में फॉलो करने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को देती है। वो चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, कैलकुलेटिव यानी कि गणनात्मक हैं, और रूथलेस यानी कि निर्मम हैं। इन सारे गुणों का मिला जुला इफेक्ट आपने गुजरात इलेक्शन के कैंडिडेट सिलेक्शन में देख ही लिया है। उन्होंने पुराने दिग्गज लोगों को टिकट नहीं दिया, केवल उनके लिए विनेबिलिटी ही एक फैक्टर था, और इसीलिए उन्हें बीजेपी के चाणक्य की उपाधि दी गई है। अब एक बार को अगर हम चाणक्य नीति वाली बात को अलग रख दें, इसके बावजूद भी बीजेपी ने एक ऐसा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि बीजेपी तो कभी इलेक्शन हार ही नहीं सकती, ये बहुत स्ट्रांग पार्टी है। और इस बात को बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं। वो केवल इसलिए कि हम लोग डेटा नहीं देखते, केवल बात सुनकर ऐसा विश्वास करने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं कुछ डेटा निकालूंगा, और चलिए ये देखते हैं कि ये बातें कितनी सच हैं। अमित शाह कितने बड़े चाणक्य हैं और बीजेपी कितनी स्ट्रांग पार्टी है। अमित शाह जी का जन्म 1964 में हुआ था। वो आज लगभग 58 साल के हैं। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। 2002 से 2012 तक वो गुजरात में एमएलए रहे और वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। जब मोदी जी चुनाव जीत गए थे 2014 में, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के 10वें प्रेसिडेंट बने, और जो पद उन्होंने 2020 तक संभाला था। इस बीच में वो राज्यसभा में भी नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गांधीनगर से। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पहले एल.के. अडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद वो भारत के 31वें गृह मंत्री बने, और बाद में 2021 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो अमित शाह जी का पॉलिटिकल ग्राफ बिल्कुल मोदी जी के पीछे पीछे ही चलता जा रहा है। और यही वजह है कि जब भी कहीं चुनाव होता है, उसमें बीजेपी के चाणक्य को ही उतारा जाता है। अब इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में, जहां पे पिछले 27 साल से बीजेपी रूल कर रही है, वहां पर अमित शाह जी को एक टारगेट दिया गया है 150 सीट जीतने का। और यही वजह है कि वो पिछले 7-10 दिन से गुजरात में ही डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अमित शाह जी अपने आप कोई टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल यही कहते हैं कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और हमें बहुत सारी सीट्स आएंगी। ये वैसे वो हमेशा ही कहते रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब वो टारगेट की इसलिए बात नहीं करते हैं कि पिछले 2-3 इलेक्शंस में उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ईट हिज ओन वर्ड। आपको याद होगा 2017 में जब गुजरात में चुनाव हुए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम 150 सीट जीतेंगे, लेकिन केवल 99 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। 2021 बंगाल के चुनाव में भी इन्होंने एक स्लोगन दिया था, अब की बार 200 पार, और बीजेपी को केवल 77 सीट्स आई थी। तो इसीलिए इस बार वो कोई भी नंबर नहीं दे रहे हैं कि वो कितनी सीट्स जीतेंगे, क्योंकि अब की बार अगर वो नहीं जीत पाए तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा धक्का फिर से लगेगा।
और ये जो 150 का फिगर बीजेपी जिसकी बात करती रहती है, वो इस संदर्भ में है कि 1985 में माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे, वो एक रिकॉर्ड 149 सीट्स जीतकर सीएम बने थे। तो बात ये इसलिए करते हैं कि हम उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ेंगे। तो अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि गुजरात में 150 सीट जीतेगी, तो मोदी जी वहां पर हर दूसरे दिन पहुंचकर रैलियां क्यों कर रहे हैं और अमित शाह जी वहां पे डेरा डाले क्यों बैठे हुए हैं? चलिए डेटा देखते हैं। हमारे देश में कुल 30 असेंबलीज हैं। इसमें राज्यों की असेंबली भी है और यूनियन टेरिटरी की भी असेंबली है। कुल मिलाकर एमएलए की सीट्स बनती हैं 4036। अब जब भी इन स्टेट्स में, राज्यों में पिछला चुनाव हुआ, उसके बाद बीजेपी ने 1318 सीट्स जीती थी, यानी कि 32.7%। और उसके बाद आज की तारीख में अगर लें कि बीजेपी के कितने एमएलए हैं, वो बढ़कर हो गए 1383, यानी कि 34.3%। तो पिछले कुछ सालों में बीजेपी के 65 एमएलए बढ़े, करीब 1.5% सीट्स बढ़ गई। तो इस ग्राफ से दो चीजों का पता चलता है। पहली चीज तो यह है कि बीजेपी के पास कोई प्रचंड बहुमत नहीं है, केवल लगभग 1/3 एमएलए पूरे देश में बीजेपी के हैं, यानी कि 2/3 बीजेपी के नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी जानी जाती है कि वो सरकारें गिराती है एमएलए की अदला बदली करके, और वो भी फिगर कोई बहुत बड़ा नहीं है। पिछले 3-4 साल में केवल 65 लोग बीजेपी के पास बढ़े हैं। इनमें से कुछ बाई इलेक्शंस हुए हैं, कुछ ने अपने आप पार्टी छोड़ी है, और कुछ जगह बीजेपी का जो सो कॉल्ड ऑपरेशन कमल चलाया गया था। बीजेपी अपनी ताकत पर केवल 7 या 8 राज्यों में ही पावर में है। अन्य सभी राज्यों में जहां पे वो पावर में है, वो किसी ना किसी एलाई के साथ जुड़ी हुई है। अब कोई भी बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं है। कुछ छोटी पार्टियां अभी भी बीजेपी का साथ दे रही हैं, जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। तो चलिए अब देखते हैं कि बीजेपी का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में स्टेट असेंबलीज में कैसा रहा है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़कर बोलूँगा। जो सबसे पहला कॉलम है उसमें कुछ स्टेट्स के नाम है, ये 13 स्टेट्स हैं। फिर ये कॉलम जो मैं दिखा रहा हूँ जिसमें नंबर लाल से लिखे हुए हैं, ये उस स्टेट में जब भी पिछला इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी ने कितनी सीट जीती हैं, ये इस कॉलम में दिखाया है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में पिछला स्टेट असेंबली चुनाव 2019 अप्रैल में हुआ और बीजेपी को 0 सीट्स आई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पिछला इलेक्शन हुआ नवंबर 2018 में, बीजेपी को 15 सीट मिली। और यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है ये दिखाता है कि इस इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से पहले जो भी स्टेट इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी की कितनी सीट्स थी। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में इससे पहला इलेक्शन हुआ था 2014 में, जबकि बीजेपी की 4 सीट्स थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पिछले इलेक्शन से पहला 2013 में हुआ था, उस समय बीजेपी की 49 सीट्स थी। तो ये उन 13 राज्यों की लिस्ट है जिसमें पिछले 2 चुनावों के बीच में बीजेपी की सीट्स में कमी आई है। ये इन राज्यों में टोटल सीट्स थी 2185, और पिछले इलेक्शन से पहले बीजेपी की इन्हीं राज्यों में 1075 सीट्स थी, यानी कि 49%। और इन्हीं राज्यों में जब पिछले चुनाव हुए उसमें बीजेपी की 771 सीट्स ही रह गई 2185 में से, जो कि 35% था। तो इन 5 सालों के बीच में इन 13 राज्यों में बीजेपी की सीट्स 14% कम हुई। जिन राज्यों का नाम इस लिस्ट में है, शायद आप उसको देखकर थोड़ा सा चौंक गए होंगे, क्योंकि हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बीजेपी तो इन राज्यों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। ऐसा एक हाई
क्रिएट किया गया था। अब इन राज्यों में कितनी सीट्स कम हुई हैं ये मैं जल्दी से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश 312 सीट से नीचे आ गए, 255 -18% का लॉस हुआ। मध्य प्रदेश 165 से 130 रह गई, -21%। गुजरात 115 से 99 रह गई, -14%। महाराष्ट्र 122 से बीजेपी नीचे आई 105 पर, -14%। उत्तराखंड 57 से नीचे आ गई 47 पर, -18%। अब ये राज्य तो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इनमें भी पिछले 5 सालों में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब ही होता जा रहा है। ये वो अन्य राज्य हैं जहां पे भी बीजेपी की परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ 49 से 15 पर आ गई, -69%। झारखंड 37 से 25 सीट्स रह गई, -32। राजस्थान 163 से 73, -55%। और केरला पंजाब में पिछले 5 वर्ष यानी कि 2 चुनावों के बीच में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये था अमित शाह जी के रिपोर्ट कार्ड का एक हिस्सा, जो कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं दिखता है। एक और बात है कि ये 13 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों को छोड़ के बाकी सारे चुनाव तब हुए हैं जब अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। और वैसे भी आप लोग सब जानते ही हैं कि बीजेपी में किसकी हमेशा चलती है। मैं आसाम राज्य का जिक्र जरूर करूंगा। पिछले से पहले इलेक्शन में आसाम में बीजेपी की 60 सीट थी। उसके बाद पिछला इलेक्शन हुआ अप्रैल 2021 में और बीजेपी की फिर से सीट 60 ही आई। वो हाफ वे मार्क भी नहीं पहुंच पाए थे। ये बात अलग है कि उन्होंने दूसरी पार्टी से मिलकर वहां पर सरकार बनाई, लेकिन अपने बूते पर उन्होंने आसाम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया है। आज बीजेपी की 63 सीट्स हैं। 2021 में बीजेपी 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ी थी और केवल 60 सीट ही जीत पाई थी। अब आसाम से आते हैं बीजेपी के एक बहुत ही गद्दावर नेता हेमंत बिस्व शर्मा। ये पहले कांग्रेसी थे, लेकिन बनते अपने को ऐसे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है आसाम में और दूसरे राज्यों में जाके स्टार कैंपेनर बने हुए हैं। अब जो आदमी अपने राज्य में पिछले 5 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाया, वो दूसरे राज्य में क्या अफेक्टिव रहेगा, वो क्या भाषण देगा। वो अपने राज्य आसाम को ऐसा दिखाते हैं कि वो हिंदुत्व का एक हॉटबेड हो, जहाँ पे बीजेपी का कोई भी स्कीम हो सबसे पहले आसाम में ट्राई की जाती है, चाहे वो एनआरसी हो या यूनिवर्सल सिविल कोड हो। यहाँ तक कि एमएलए भी दूसरे राज्य से वहाँ पर लेके उन्हें सुरक्षित किया जाता है, लेकिन उस स्टेट में भी बीजेपी को आधे से कम वोट मिले थे। अब मैं इस एपिसोड को पूरा करने के लिए मैं आपको वो राज्य भी दिखाता हूँ जहाँ पे 5 साल के अंतरकाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी। ये वो 15 राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की परफॉर्मेंस 5 सालों में बेहतर हुई है। टेबल का फॉर्मेट पिछली टेबल के जैसा ही है, मैं केवल आपको मेन पॉइंट्स पढ़कर सुनाऊंगा। पिछले से पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की 181 सीट्स आई थी। इन राज्यों में टोटल सीट्स हैं 1693, यानी कि 11% सीट्स आई थी। पिछला इलेक्शन जब हुआ उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, उनको 487 सीट्स आई जो कि 29% था। तो करीब करीब उनका 18% सीट शेयर इन 5 सालों के दौरान बढ़ गया। तो ये है समरी। 13 राज्यों में बीजेपी की 304 सीट्स कम हुई 2185 में से, उनको 14% का नुकसान हुआ। 2 राज्यों में उनकी न सीट बढ़ी और न घटी। इन राज्यों में 158 सीट्स थी। 15 राज्यों में बीजेपी की 306 सीट्स बढ़ी, उनको करीब 15% का
सीट शेयर में वृद्धि हुई। तो पिछले 2 चुनावों के अंतरकाल में बीजेपी वहीं पर है जहां पहले थी, वो आगे नहीं बढ़ी है। और क्या इस बात से बीजेपी और खासकर मोदी जी क्या खुश होंगे? मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई भी खुशी की बात है। एक अंतिम ग्राफ मैं आपको और दिखा देता हूँ। पहली लाइन में मैंने दिखाया है उन राज्यों की जनसंख्या जहां पे बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हुई है पिछले 5 सालों में। ये है लगभग 93.5 करोड़, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 66% है, 66%। और उसके बाद है उन राज्यों की जनसंख्या जहां पे बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, जो कि करीब 47 करोड़ 69 लाख के थोड़ा सा ऊपर है, 34% देश की जनसंख्या का। तो 66% देश में बीजेपी नीचे जा रही है। और इसमें सारे वो इम्पोर्टेंट राज्य हैं जो कि बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। और इन राज्यों की सूची में गुजरात भी है। और ये भी एक वजह है कि अमित शाह वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो ये था रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी का। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।